हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। तो आज का डिस्क्रिप्शन और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि पॉलिटी के एमसीक्यूज के सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो कि है स्टार्टिंग है 41 से लेकर 60 तक। लेकिन उसके पहले आज का जो टैगलाइन है वो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि डोंट स्किप द वीडियो। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे के जो ये 3 to 4 मिनट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं अगर आप इसको सुनते हो। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत सारे अपने कमेंट देते हो, बहुत सारे बच्चे। तो पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट होना और पॉजिटिव एनर्जी भी हमें उतना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ है वो पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस पे चलता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो और ये जो मैं आगे के जो मैं वीडियोस में आगे के जो मैं भी बताती हूँ आपको, जो टैगलाइन होता है वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, वो हर एक इंसान सुन सकता है। ये एक्चुअली आपके लाइफ के मैसेज भी मान सकते हो आप, और आप इसको सुन सकते हो। कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कर सकती 100% श्योर, बट हाँ आई विल ट्राई कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए आप सोच सको, और आपको कुछ एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जा सके, ट्रांसफर हो सके। तो कोशिश कीजिए, मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जब आप वीडियो सुनो तो कोशिश करो कि आगे की लाइंस अपने फैमिली के संग सुनो, ताकि उन वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो। और आप लोग चाहो तो खुद भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे। ठीक है, कोई भी इमोशनल पेन क्या होता है इस पे आप भी अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल पेन। इमोशनल पेन क्या है? तो देखिए, वी आर ह्यूमन, हम सब इंसान हैं। और कहा जाता है कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, हम एक सामाजिक जानवर हैं। हमारे अंदर थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, एक्सप्रेशन, मतलब सब चीज़ है हमारे अंदर, तभी तो हम इंसान है ना। हमारे अंदर इमोशंस है। किसी को दर्द में देख के हमें खुद को भी तकलीफ होता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के पहले हम लोग भी 100 बार सोचते हैं, ऐसा तो नहीं आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हो। तो इमोशनली हम लोग बहुत, मतलब कि हमारे अंदर इमोशंस है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो अब यहाँ बात आता है कि इमोशनल पेन होता क्या है, या किस कारण से होता है। देखिए, किस कारण से होता है ये तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि आप ह्यूमन हो और आपको भगवान ने सोचने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, तो हम कहीं न कहीं किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, किसी एक्टिविटी से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम इमोशनली जब किसी कारण से अगर दूर जाना होता है, समथिंग कुछ ऐसा होता है, तो हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, पेन हो जाते हैं, तो वो होंगे ही हम। लेकिन हाउ टू ओवरकम, हम अपने इमोशनल पेन से किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह इससे हम, मतलब कि निकल सकते हैं बाहर। तो मैं जानना चाहूंगी कि पहले तो कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताइए कि आपने कभी फील किया इमोशन। बताना नहीं है कौन सा रीजन, हाँ बहुत सबके पर्सनल होंगे। अगर आपने फील किया और कैसे आप उससे ओवरकम किए हो, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। देखिए, इमोशनली जब आप हर्ट होते हो, चाहे किसी के बात से हो, या एग्जाम से हो, या कुछ भी, अगर स्टूडेंट्स हो तो नॉर्मली टाइम है कि आपके एग्जाम से होते हो। अगर टीनेजर्स हो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं लव्स का समथिंग लाइक होता है कि भाई हमने लव किया, या और या मम्मी पापा कभी हमें कुछ कह देते हैं जो इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं, यार हमें ऐसा क्यों बोल दिया क्या। या कहीं ना कहीं किसी भी इंसान से या किसी चीज से जब आप कनेक्ट होते हो तो इमोशनली पेन आपको होता है उससे। अब अगर आप उस चीज से, अगर आप में से बहुत लोग हैं कि मैम हमें अपने को डाइवर्ट करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये सब चीज काम नहीं आएगा। क्योंकि अब जब इमोशनली आप पेन हो ना, तो आप अपने पैशन को फॉलो ही नहीं कर सकते हो। आप कितना तक डाइवर्ट करोगे? एक लिमिट, एक टाइम तक ही आप अपने आप को बिजी रख सकते हो या डाइवर्ट कर सकते हो। जब तक हम बिजी होते हैं या हम डाइवर्ट करते हैं, तब तक हमें वो चीज याद नहीं आता है। लेकिन जब आप अकेले बैठते हो, आइसोलेट होते हो, तब आपको याद आता है। तो अब आएगा कि मैम हम आइसोलेट ही नहीं होंगे, हम सबके संग होंगे, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स में कोई ना कोई एक टाइम तो होगा जब आप आइसोलेट होगे, अकेले होगे, और तब आपको वो पेन बहुत खलेगा, बहुत खराब लगेगा। आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे होगे, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। फेस इट। इमोशनल को पेन को भी फेस करो। आप उसको फेस करो, उससे भागो मत। अगर कोई भी चीज है, कोई इंसान है, कोई चीज से, या कोई एग्जाम में आप नहीं निकल रहे हो, तो आप इमोशनली हर्ट हो रहे हो कि यार बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा चल रहा है कि बार बार मैं कर रहा हूँ फिर भी मुझे सक्सेस नहीं, फेलियर मिल रहा है। डोंट वरी, करो और फेस करो, और देखो कि कब तक, कितना लिमिट है आपके अंदर, कितनी क्षमता है, कितना दर्द और कितना पेन आप ले सकते हो। और यकीन मानो, जब आप ऐसा करते हो ना, जब ज्यादा से ज्यादा दर्द लेने का
आपके अंदर क्षमता होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाती है ना पेन लेने का, तो किसी भी तरह का आपको ये पेन प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया, उसको झेला, उससे भागे नहीं आप उसको बैठे कि हाँ यार नहीं, मुझे फेस करना है, मुझे देखना है कि मैं इस पेन को कितने हद तक झेल पाती हूँ या झेल पाऊंगा। अगर मैं इस बार फेलियर हुआ तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से लड़ूंगा, फिर से गिरूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से उठूंगा। गिरेंगे तो जरूर, गिरेंगे नहीं तो हम उठेंगे कैसे? बचपन में क्या हम जन्म लेते ही क्या हम उठ जाते हैं? नहीं ना। हम हमेशा मतलब कि धीरे धीरे चलते हैं, म्याऊं बन के चलते हैं, उसके बाद हम अपने पैरों पे चलना सीखते हैं। तो बस वही चीज है, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है और आपको उसको लेना है, ग्रैब करना है और उठना है, बार बार उठना है, उठना है। जब तक आप उठ नहीं जाओगे ना, तब तक लाइफ आपको धक्का मारती रहेगी और इमोशनल पेन होता रहेगा। तो ये पेन आपके लिए अच्छा है। अगर मैं अब लव या समथिंग कुछ ऐसा बात करूँ, तो अगर आप किसी इंसान से बहुत अटैच हो और वो आपको दूर चला जा रहा है या दूर हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप उससे जितना आप उसको ये सोचोगे कि मुझे उसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना, जितनी बार आप इस चीज को बोलोगे उतना ज्यादा आप उसको याद करोगे। क्योंकि सिंपली किसी भी बच्चे को, या अगर हम लोग को कोई चीज हमें मना किया जाता है तो हमारा दिमाग वहीं पे जाता है, कि जैसे मम्मी ने उस क्यों डब्बा को खोलने मना किया, मम्मी ने कहा कि वो डब्बा मत खोलना, पर क्यों नहीं खोलना, क्यों नहीं खोलना, अब हमारे दिमाग में रहता है क्यों नहीं खोलना, क्यों नहीं खोलना। तो क्या होता है, दिमाग हमारा उसी चीज पे काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मत बोलो कि इसको भूलना है, बस उसको फेस करो कि ठीक है, हुआ, लाइफ में होता है, सबके संग होता है इमोशनल पेन, मेरे संग भी हुआ किसी भी तरह का, तो मुझे वो फेस करना है। ठीक है, अगर मैं गिर रहा हूँ तो मुझे उठना है, मैं फेल हो गया हूँ, मुझे फिर से एग्जाम देना है, ऐसा तो नहीं। लाइफ आपके पास पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी है, करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर एक बार आप किसी चीज में धोखा खा गए हो, ऊपर, आप फिर से उठ सकते हो, फिर से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस चीज से भागिए मत। नेक्स्ट, अब बहुत बार बोलते बच्चे बोलते हैं कि मैम हमेशा हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या ये जो हमें पेन मिल रहा है, ये इमोशनल पेन मिल रहा है, तो क्या हमारे अच्छे के लिए? अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये कौन तय करेगा? आप कैसे बताओगे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी बच्चे के, हाँ जो भी, आप उसके पास जाओगे और उसको अगर बोलोगे कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको क्या लगता है वो बच्चा आपको क्या बोलेगा? कैसे इंसान है, ऐसे बोल रहा है? तो ऑब्वियसली, और आप तो उसको ये बोलो कि यार तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, देखो तुम्हारे संग ये ऐसा हुआ, तो मतलब इससे क्या, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको उसको ये बोलना है कि देखो जो हुआ वो सही नहीं था, पर ऐसा नहीं कि तुम ही पहले इंसान हो जिसके संग ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं या जिनके संग ऐसा हो चुका है, और शायद आगे हो भी सकता है, लेकिन वो लोग उठ गए हैं, तो तुम्हें भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इस तरह से उसे मोटिवेशन मिलेगा और वो बाहर आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये आप कैसे जज करोगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है कोई, तो वो बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि वो दूसरों के लिए बुरा है। वो अगर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है तो वो दूसरों के लिए बुरा है ना, क्योंकि दूसरे को भी उससे हार्म पड़ेगा। अगर कोई विदाउट ड्रिंक गाड़ी चला रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा है कि वो सोच के समझ के चला रहा है। तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आपका आपकी खुद की, आपके खुद कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, लेकिन आपके घर में कोई ओल्ड सिटीजन है, तो अगर आप लाउड म्यूजिक सुनोगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो आपकी खुशी, आपकी फंडामेंटल राइट्स आप सुन सकते हो, बट किसी और के फंडामेंटल राइट्स को तो वॉयलेट नहीं करोगे ना। तो अच्छी चीज क्या है कि भैया हेडफोन लगा लो, जिससे आपका भी अपना हो जाए, अच्छे से म्यूजिक सुन पाओ और दूसरों को भी तकलीफ ना हो। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हम सिचुएशन के हिसाब से तय कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वो जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन पे फिट पड़े। आपको देखना होगा कि किस सिचुएशन पे ये चीज होगी। और दूसरी चीज, हम किसी भी इंसान को या कोई भी चीज को याद क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक मेमोरी होती है। अगर मैं आपकी मेमोरी हटा दूं तो आपको फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा। कोई भी इंसान जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमें उसकी याद आती है, उसको सोच सोच के हम बहुत दुखी होते हैं कि वो हमारी लाइफ से चला गया या चली गई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसके संग हमने कुछ मोमेंट्स स्पेंड किए होते हैं, उसके संग हमारी मेमोरीज होती है जो बार बार हमें याद आती है, चाहे कुछ अच्छी होती है, बुरी होती है। तो आप बोलोगे मैम अच्छी मेमोरी याद रखनी चाहिए। आप अच्छी या बुरी कुछ भी रखो, याद तो उस पर्सन की आएगी। ठीक है, अगर मैं आपकी मेमोरी ही हटा दूं तो फिर आपको कुछ याद आएगी? जब मेमोरी ही नहीं रहेगा तो आप ह्यूमन बीइंग कैसा, फिर आपको पेन कैसा, फिर आपका अटैचमेंट कैसा? तो कुछ भी नहीं होगा ना। ओके, तो मेमोरी है, ये यादें ही हैं जो हमें हर एक इंसान से जोड़ के रखती है।
एक फीलिंग सी है, क्योंकि देखिए जब भी बहुत बार होता है कि हम कुछ इस बात को लेकर ही सोच के कुछ यादें होती है जो हमारे कॉलेज टाइम की, स्कूल की टाइम्स की, या किसी हम फ्रेंड से मिलते सडनली तो याद आता है यार अपने पता है वो किए थे वो किए थे, तो वो मेमोरीज होती है जो हम, ये जो हम लाइफ में क्या बनाते हैं, एक मेमोरीज बना लेते हैं हर एक इंसान से, जो हमें हमेशा याद, जब भी याद आती है तो उस पर्सन की भी याद आती है। तो आप मेमोरी नहीं हटा सकते, क्योंकि मेमोरी क्या है, वो आप खुद हो। आप खुद से कैसे डरोगे, आप खुद से कैसे भागोगे, खुद को कैसे खुद से डाइवर्ट करोगे? अरे लड़ने के लिए भी तो कोई सामने होना चाहिए ना, सामने तो कोई नहीं है। आप खुद ही हो, खुद आपकी एक मेमोरी है जो बना लिया आपने, आप उस मेमोरी को आप नहीं हटा सकते। हाँ, आप या क्या कर सकते हो, भागने से अच्छा है उसको फेस करो, इमोशनली देखो आप उससे ओवरकम हो जाओगे। तो ये आज का टैगलाइन है इमोशनल पेन का। आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा टैगलाइन, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि अभी जो इन्वायरमेंट है बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग सब पॉजिटिव रहो। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी भी तरह का, अगर आपको स्टडी रिलेटेड नहीं भी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का। 41 से 60 तक क्वेश्चंस होंगे, मतलब अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, और बीच बीच में मैं तो क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ जिसमें आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो सबसे पहला, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल में बनाया गया है, वो सही है? बिल्कुल सही है, ये राइट है। दूसरा, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन, यहाँ बोला कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट, मतलब जो भी लॉ बनाया गया 9th शेड्यूल में उसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, और किसी तरह का जजमेंट नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? ओनली वन। चलिए नेक्स्ट, 42। इसमें भी पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly। जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो वैकेट करते हैं अपने ऑफिस को, छोड़ना होता है उनके ऑफिस को अगर वो असेंबली के मेंबर नहीं होते। अगर कोई भी स्पीकर असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसको फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी छोड़ना पड़ता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगर whenever the legislative assembly is dissolved, अगर legislative assembly dissolve हो जाता है तो स्पीकर वैकेट कर देता है इमीडिएटली, ये गलत है। अगर लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीकर छोड़ता है, क्योंकि जब तक नई पार्टी नहीं आ जाती, नया स्पीकर नहीं आता, तब तक वो ओल्ड स्पीकर्स को संभालता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, 1। याद रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एमसीक्यू नहीं देखते, वो ये सोचते हैं कि हमारा तो टॉपिक क्लियर नहीं है इसलिए हम एमसीक्यू नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने एम पॉलिटी का सीरीज और एमसीक्यू सीरीज साथ साथ इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एग्जाम बहुत सारे पास में हैं। आप सीरीज टाइम लगता है बनाने में, ऐसे तो मैं कुछ आपको दूंगी नहीं, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। तो सीरीज भी कीजिए और एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू जब आप करते हो तो बहुत सारे, अगर आप में एमसीक्यू फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन डिस्कस करने में आपको करा दूंगी। तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम दोगे ना, मैं आपको श्योर शॉट बोल रही हूँ, बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, अगर आप मेरा एमसीक्यू का सीरीज भी देख रहे हो और साथ साथ एमसी पॉलिटी का सीरीज देख रहे हो। तो पॉलिटी की सीरीज के संग एमसीक्यू की सीरीज जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस? कौन सा आर्टिकल है जो इंडिया में बोलता है कि हर एक इंसान को राइट है मैरी करने का अपने चॉइस से? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। लेकिन आपको ये बताना है कि आर्टिकल 22, आर्टिकल 14, आर्टिकल 28 में क्या है। नेक्स्ट, विच एरिया विल बी एग्जेम्प्ट बाय द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने CAA निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये नाम था CAB, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, अब ये हो गया CAA। तो CA जो निकाला है इसमें किस एरिया को एग्जेम्प्ट किया है कि CA वहां पे लागू नहीं होगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइबल एरिया नोटिफाइड इन द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में जितने भी आपके ट्राइबल एरिया हैं उसमें नहीं होगा। 6th शेड्यूल में कितने स्टेट है इसका मैंने एक आप लोग को वो बताया था, शॉर्ट फॉर्म, ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर का मतलब क्या है? पहला तो देखिए ATM मतलब क्या होता है, जिसमें से आप पैसा निकालते हो। लेकिन ये एक ऐसा एटीएम है जहाँ पे पैसा नहीं है, मतलब कि मनी नहीं है। अगर इस एटीएम में मनी नहीं है तो क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है। तो ए से हो गया आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। तो मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर तो ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? क्या क्या कारण होता है जिससे इंडियन का सिटीजनशिप नागरिकता आप लॉस कर सकते हो? तो टर्मिनेशन होता है, बिल्कुल आप टर्मिनेट हो जाओगे और आप किसी और कंट्री का लेते हो सिटीजनशिप तो भारत से आपका वो टर्मिनेशन चला जाता है सिटीजन। रिन्यूएशन आप खुद छोड़ देते हो। डिप्रीवेशन क्या होता है आप खुद बताइएगा। रिप्रेटेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है 1 2 3। आप ये बताइएगा कि सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल्स में आता है, कौन से पार्ट में आता है, ये चीज आपको बताना है। और भारत की नागरिकता अगर किसी को भी लेनी होती है तो किससे परमिशन मिलता है? प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट से, या पीएम से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कैसे? विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर से पूछ के? रॉन्ग। ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजेंसी कंडीशन में हटा देगा। अपॉन हिज ओन विल, खुद की मर्जी से। देखिए प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से कुछ करता नहीं है, सब पीएम बोलते हैं, तो यहाँ पे राइट क्या होगा? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री ये बोलने से। नेक्स्ट, which of the following act of British India designated the Governor General of Bengal and subsumed the power of Madras and Bombay Presidency? कौन सा आर्टिकल है जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर बॉम्बे और मद्रास को ला दिया था? देखिए पहले तो अलग अलग थे, बॉम्बे मद्रास बंगाल, लेकिन बाद में बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उनके अंदर ला दिया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। तो यहाँ किस एक्ट के थ्रू आता? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन आपको ये बताना है कि पिट एक्ट और चार्टर एक्ट, चार्टर 1850, इन तीनों पिट चार्टर एक्ट में क्या हुआ था ये भी बताएगा, और साथ साथ ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था और कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, और सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। नेक्स्ट, 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में लागू हो सकती है या किसी हिस्से पे भी लागू हो सकती है। पता ऐसा जरूरी नहीं कि अगर नेशनल इमरजेंसी मोदी जी को बंगाल में लगाना है तो पूरे भारत में लगाएंगे, ऐसा जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बंगाल में भी लगा सकते हैं। मोदी मतलब यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर पीएम होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट नंबर 2, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम पीएम। प्रेसिडेंट जब नेशनल इमरजेंसी लगाएगा तो क्या पीएम के बोलने से लगाएगा? आप सोचिए क्या ये सही है गलत है? सोचिए, ये गलत है। यहाँ पे होगा आपका कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैब सीएम नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जब रिटन रिकमेंडेशन देगा तभी ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, क्योंकि 1975 पे जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल्स दिया था कि राष्ट्रपति ही नेशनल इमरजेंसी लगाएगा, और राष्ट्रपति तभी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा जब कैबिनेट मिनिस्टर्स को देंगे, पीएम के बोलने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 1 ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द पीएम ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। पीएम जो होते हैं इंडिया के अपने अपॉइंटमेंट में क्या होना चाहिए? पहला, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, क्या जरूरी है कि वो लोकसभा के मेंबर हो? रॉन्ग, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो डॉक्टर, आप जो, पता ही आप लोगों की कौन है, ठीक है, मेरे को तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कौन। अच्छा आप खुद बताइए कौन से पीएम हमारे जो कि लोकसभा से नहीं थे, वो राज्यसभा थे लेकिन वो पीएम थे? तो पीएम जो होते हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से मेंबर थे लेकिन वहाँ पीएम थे। तो पीएम बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको लोकसभा से होना चाहिए। दूसरा, नीड नॉट नेसेसरी बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यहाँ बोल रहा है कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं तो दोनों हाउस का मेंबर बने ना बने, लेकिन उसको मस्ट मेंबर बनना चाहिए लोकसभा का, तो ये गलत है, लोकसभा का ही बनना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस, और नंबर सी में बोला है मस्ट बी, मतलब कि पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। कल को आप और मैं भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, खास ऐसा होता है वैकेंसी निकलती तो अपन फॉर्म वॉर्म भरते और पढ़ाई वढ़ाई करते, एग्जाम एग्जाम देते, चलो ऐसा पार्ट ऑफ जोक है ये, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो अगर मैं और कल कोई भी बन सकता है पीएम, जरूरी नहीं है कि उसको पहले मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ये भी, तो वैसे हमारा डब्बा डी राइट होगा फिर, तो देख लेते डी में क्या है। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मेंबर का पार्लियामेंट का हिस्सा बनोगे तभी आप जाके पीएम बनोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस के आप मेंबर बन सकते हो, आप पीएम बनने के बाद भी, चाहे आप राज्यसभा लोकसभा किसी भी मेंबर बन सकते हो 6 मंथ के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आपको बताना है, करेक्ट क्या है? पहला नंबर 1, देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में नहीं बोला गया, ये कन्वेंशन एक परंपरा जो चलती आ रही, तो 1 करेक्ट है।
अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल रॉन्ग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है सिर्फ कहाँ पे लागू होता है, लोकसभा में। कहाँ पे होता है? लोकसभा। राज्यसभा में नहीं होता, आइदर हाउस में नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको बताना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या, आप ये मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन बी 1 ओनली। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका आता है होमवर्क। होमवर्क में पहला क्वेश्चन देखिए 51। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में द कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर इज मेंशन इन द फॉलोइंग। जो कंसेप्ट है लेबर वेलफेयर का वो किस में मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट 52। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज प्रोवाइड अंडर। स्टेट जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ बताता है वो किस आर्टिकल के थ्रू बताता है, लेकिन आपको आर्टिकल 39, 42, 43 44 चारों आर्टिकल में बताना है कि इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट 53। लेबर लॉज डील विद, लेबर लॉज जो होता है वो डील करता है किस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ वर्कर के हिसाब से। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ आईएलओ, आईएलओ का जो कन्वेंशन में से कौन सा रेटिफाइड किया गया है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। ओके। Next, which of the following institutions not set up under the provision of Industrial Dispute Act 1947 for adjudications of industrial dispute in organization? कौन सा इसमें से institutions provision of Industrial Dispute Act 1947 के अंदर नहीं सेटअप किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया आया हुआ है, किस ईयर में लाया गया था। नेक्स्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? पैक, पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगी आपकी, देखते हैं आप, देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसको इसमें से इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप्स कौन डिस्क्राइब करता है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप्स क्या डिस्क्राइब करता है। ओके। तो यहाँ पे आपके कुछ होमवर्क्स है जो यहाँ तक हो गए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने पॉलिटी के एमसीक्यू आप नहीं देख रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो। पॉलिटी के एमसीक्यू देखिए, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में कह रही हूँ कि आप किसी भी तरह का एग्जाम दोगे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी, किसी भी तरह का, आपका एमसीक्यू में मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं पिछले वीडियोस का। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स है और आंसर है। संगीता यादव ने दिया था जेनेटिक लिंकेज में डिस्क्राइब, बिल्कुल सही है। प्रियंका गुप्ता, अजय प्रसाद, चीनू शर्मा, ओके, सुभावना झा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर दिए हैं, नो डाउट। ठीक है, देते भी हो आप आंसर। काफी लोग सारे सारे क्वेश्चन देखिए आप जब, अच्छा बोन में दिया था आपने, मसल्स में बहुत सारे लोग नहीं है 600 प्लस या आई थिंक 639 है मसल्स, आप जाके इसको चेक कीजिए। ठीक है, बाकी आप सबके आंसर्स अच्छे हैं। और और प्लीज मुझे ये कमेंट सेक्शन में इस बार जरूर बताइए कि जब आप आंसर दे रहे हो या होमवर्क कर रहे हो तो आपको मतलब कि आप मतलब आपको बेनिफिट तो ऑब्वियसली हो रहा है, नो डाउट। आप लोग कमेंट देखते हैं तो पता चल जाता है। कोशिश कीजिए कि होमवर्क को अटेम्प्ट कीजिए और सारे एमसीक्यू को देखिए, क्योंकि एमसीक्यू करने से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज बताइए। और मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि स्टडी के अलावा अगर किसी भी तरह की चीज में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने आज इमोशनल पेन एक टॉपिक लिया था, तो कोई भी ऐसा चीज जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हो कमेंट सेशन में, ऐसा आपको लग रहा है मैम नहीं हो रहा, सो कुछ दिनों में हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पे आप शेयर करना कि इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम। और कोशिश कीजिए पढ़ने का। और स्टडी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सिलेबस के बारे में जानना हो, बुक्स के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट का आया था कि मैम बुक्स के बारे में बताइए, सिलेबस बताइए यूपीएससी का, तो इस पर मैं बनाऊंगी एक वीडियो। और मैं जल्दी आपको एक वीडियो दूंगी जिस पर आपको बताऊंगी कैसे आप यूपीएससी से कौन कौन से बुक पढ़ सकते हो और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरह से आपको करना चाहिए। और ऐसा जो मिथ है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आफ्टर क्लास 12 भी आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीएससी का। ठीक है, तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट, जैसे अन्नू सिंह का आया है, थैंक यू मैम। ओके, अवरम फिटनेस बहुत अच्छा, कीप इट अप। सुरजीत सिंह ग्रेट, बेस्ट इज बेस्ट, बहुत अच्छा कहा आपने। और अरवफ सिंह, लक्ष्मी पुंदिर, उम्मीद, अनस्पोकन हार्ट अटैक, वेरी नाइस। तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे बच्चे इस आंसर देते हैं। देखिए व्यूज बहुत होता है लेकिन आंसर बहुत कम लोग देते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ आंसर दीजिए, क्योंकि जब सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा। अगर जब तक आप ये होमवर्क करते हो ना, तो बाकी मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ, जब आप होमवर्क कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आप आगे भी आप एक चीज को जब फाइंड करते हो तो बहुत कुछ आप क्या करते हो, देखते हो, समझते हो, आपको और भी चीज नॉलेज आप गैदर कर रहे हो। तो प्लीज बाकी बच्चे में चाहती हूँ कि आप लोग भी होमवर्क कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा कि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।